हाय गाइस, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि जब सारी उंगलियां प्रिंस जैसन की तरफ उठी हुई थी तो वो उस टाइम पर मासूम बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं हमेशा से रॉयल किचन को चेक करता आया हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। और इस टाइम पर जब मैंने एक अजीब सा इंग्रेडिएंट वहां पर देखा तो मुझे लग रहा था कि ये एक अनहेल्दी चीज है और इसके बारे में मुझे किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया था। अगर ये इंग्रेडिएंट इतना ही इम्पोर्टेंट था तो चीफ रॉयल कुक को मुझे खुद इस बारे में बताना चाहिए था। मैंने समझा कि एक फजूल सी चीज है, पहली दफा देखी थी तो मैंने इसे उठाकर वहां से कहीं और ट्रांसफर करा दिया। और अपनी इस बेवकूफी को कवर करने के लिए वो बड़े बड़े दांत भी निकाल कर हंसता है ताकि सारे उसको एक इडियट समझे, ना कि एक साजिशी। और फेशियो यही कहती है कि मैंने वहां पर ये इंग्रेडिएंट देखा तो मैं लेकर आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं टैंक समझ चुका था कि इस सब के पीछे उसकी अपनी कुक की एक चाल है। वो कहता है कि हम फिर भी अपनी गलती एडमिट करते हैं। पर एक तरफ यूकुन हार मानने वालों में से नहीं था तो दूसरी तरफ टैंग एक कितना अच्छा स्वभाव का इंसान था। ये सब देखने के बाद जियोंजी वहाँ के हालात में स्ट्रेस को कम करने के लिए कहती है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी जरूर थी। मेरे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, मुझे इसकी हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। तो अब ऐसा होता है कि जी हियोन उठता है और इसके रिजल्ट को एक टाई करार दे देता है और कहता है कि जैसा कि मिंग डायनेस्टी वाले हमारे गेस्ट हैं तो मैं उनको एक प्लस पॉइंट देता हूँ, और वो ये है कि अगर सारे के सारे तीनों कॉम्पिटिशन्स का रिजल्ट एक टाई होता है तो इसका मतलब है कि वो जीते। योनजी तो ये सुनते ही प्रेशर में आ जाती है। उसे हर हाल में अब अपनी विनिंग को बरकरार करना है अगले दोनों कॉम्पिटिशन्स में। अब जैसे ही कॉम्पिटिशन ओवर होता है तो अगले दिन नेक्स्ट पार्ट होगा। लेकिन वहां से सारे डिसमिस होते हैं उससे पहले ही फेशियो योनजी के पास आती है और उससे सॉरी करती है। कहती है कि मेरी वजह से आपको काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन मैं आज ये एडमिट करती हूँ कि आप एक कमाल की शेफ हैं और मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन साथ ही साथ उसे डराती भी है और कहती है कि कल आपका मुकाबला मुझसे नहीं मेरे अंकल से होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि आप अंकल टैंक को हरा पाएंगी। जियोंजी कहती है कि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ जीत है। अब उसके बाद वो लोग अपनी नेक्स्ट डिश की प्रेपरेशन कर रहे थे। उसमें भी उन्हें वही कुछ मसाले चाहिए थे जो कि लाल मिर्च के पाउडर से बने हुए थे, लेकिन वो पाउडर तो वहां से उठवा दिया गया था। अब वो काफी परेशान होती है। उसने डक पकानी थी लेकिन अब वो अपनी रेसिपी को थोड़ा सा चेंज करती है और उसी के साथ ही मसाले भी डिफरेंट हो जाएंगे। वो कहती है कि अब हम रोस्ट की हुई डक पकाएंगे, लेकिन ऐसे ढंग से कि जैसे पहले कभी किसी ने नहीं खाई होगी। और वो कहती है कि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ जीत है, हार के बारे में किसी ने नहीं सोचना। दूसरी तरफ ये हियोन को दिखाते हैं, उसे काफी गुस्सा था। वो जैसन को अपने पास बुलाता है और वो तो उसके कदमों में ही गिर जाता है, बार बार माफी मांग रहा था, खुद को एक इडियट दिखा रहा था। ये हियोन उसे डांटने के बाद कहता है कि बाकी सामान तुमने कहाँ फेंकवाया है। वो बोलता है कि वो सारी सीजनिंग और पाउडर मैंने गोदाम में रखा हुआ है। वो कहता है कि वहां से जाओ और सामान चीफ बावर्ची को देकर आओ, उसे शायद इसकी जरूरत पड़े। अब हर तरफ परेशानी का आलम था क्योंकि जॉसन की बात उसकी इज्जत पर आ चुकी थी और मिंग वाले एक पॉइंट आगे बढ़ चुके थे। टाई होने पर भी वो जीतेंगे। लेकिन एक पर्सन था जो कि बिल्कुल खुश दिखाई नहीं दे रहा था और वो थी मॉकजू। वो कहती है कि मुझे आज पता चला है कि योनजी किस कैपेसिटी की कुक है। और वो कुक माइंग को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है। कल के दिन हर हाल में कंपटीशन योनजी को हारना ही होगा और तुम वो हरवाओगे अपने आप को डिस्क्वालीफाई कराकर। वो तो इनकार करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे डराती है, धमकाती है। उसने उसकी माँ को ही होस्टेज बना लिया था। अब लगता है कि शेफ माइन के पास और कोई भी रास्ता नहीं होने वाला। अब फाइनली कंपटीशन का दूसरा दिन आ जाता है और आज के कंपटीशन की रिक्वायरमेंट ये थी कि उन दोनों ने अपने अपने ओपोनेंट के देश की कोई स्पेशल डिश बनानी है। योनजी अपने इंग्रेडिएंट्स लेकर आती है और जब वो डक्स को भून रही थी तो यहाँ पर युगुन हंसने लगता है और कहता है कि तो एक मामूली सी डिश है। और इसके साथ ही उसके शेफ एक बहुत बड़ी सी चीज पर्दे में लेकर आते हैं। जब हटाते हैं तो पता चलता है कि वो एक बहुत ही रेयर किस्म का गोल्डन लोटस है और इसी को यूज करके वो अपनी डिश बनाएंगे। यहीं से ही उनका पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा था। लेकिन ये हियोन फिर भी योनजी की साइड लेता है और कहता है कि अगर मेरी चीफ कुक ये बना रही है तो फिर ये एक आम भुनी हुई डक नहीं होगी, कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा जो तुमने पहले चखा भी नहीं होगा। और वाकई में कुछ ऐसा ही था। योनजी ने डक्स को एक खास तरीके से फ्राई किया था और फिर उसके बाद भुनी हुई डक को उन्होंने एकदम कुरकुरा करने के लिए उस पर कोई इंग्रेडिएंट डाला था जो कि था उनका असल गेम चेंजर। अब उन्होंने उस डक की कुरकुरी हुई हुई स्किन को बिना कट लगाए अलग करना था और ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला था। योनजी का सबसे स्पेशल शेफ जो कटिंग में माहिर था वो शेफ माइन ही था, लेकिन आज उस पर बहुत प्रेशर था। वो ऐसा करता है कि जानबूझकर एंड टाइम पर अपने हाथ पर बहुत बड़ा सा कट लगा लेता है
उसने मौकजू से यही तो वादा किया था, उसे अपनी माँ को भी बचाना था। वो डिस्क्वालीफाई होकर साइड पर हो जाता है। दूसरा शेफ इतनी अच्छी कटिंग नहीं जानता था। और योंजी बेचारी, वो तो जब किंग के साथ सफर पर थी तो फाइटिंग के बीच उसके राइट हैंड पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो नाइफ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। ये सब देखकर मिंग वाले बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इनको तो बेसिक स्किल्स ही नहीं आती, चाकू पकड़ना आता नहीं, बड़े हाई शेफ। लेकिन अब ऐसे में गिलगम आगे बढ़ती है और कहती है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली शेफ माय वो इतने दिनों से गिलगम पर इतनी सख्ती कर रहा था, उसे कटिंग सिखा रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि जब मैं हटूं तो ये मुझे रिप्लेस करे और अपना काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दे। और आज वाकई ऐसा होता है। और इस सारी साजिश में मौकजू को लग रहा था कि वो चाल चल रही है, लेकिन इनफैक्ट माइन ने अपने साथ योंजी को मिला लिया था। उसे बता दिया था कि मुझ पर बहुत प्रेशर है और कल मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकूंगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से गिलगम को पूरी तरह से ट्रेन कर दिया है और आई होप वो बेस्ट परफॉर्म करेगी। और वाकई उसने काफी दिनों से उसे इसी चीज की ट्रेनिंग दी थी। वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है और डक की स्किन को इस तरह से उतारती है कि उसमें एक भी कट नहीं आया था। अब ये देखने के बाद ये हियोन भी मौका हाथ से नहीं जाने देता और कहता है कि मेरे शेफ तो क्या, देख लो शेफ के असिस्टेंट भी इतनी अच्छी कटिंग करते हैं। अब उसके बाद टाइम था अपने खाने में जादू जगाने का। स्किन के अंदर वो लोग मीट को सीजनिंग के साथ रैप करते हैं और उसके साथ उन्होंने कमाल की कुछ और चीजें भी रेडी की थी, जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही थी। जबकि दूसरी तरफ शेफ टैंग भी किसी से पीछे नहीं था। उसकी डिश तो बहुत ज्यादा कलरफुल भी थी और उसमें से अरोमा भी बहुत जबरदस्त आ रहा था। अब उन दोनों शेफ्स का खाना प्रेजेंट किया जाता है और जैसे ही ये खाना ये हियोन टेस्ट करता है तो उसको तो ऐसे लगा था कि बेशक दुश्मन देश ही सही, लेकिन ये खाना इतना मजेदार है कि मैं तलवारों की छाया में भी खा सकता हूँ। उनको ये भी फील हो रहा था कि जैसे इस खाने में टेम्पल के खाने जैसा स्वाद है। वो उससे इसका राज पूछते हैं तो अब टैंग जॉसन की भाषा में बोलने लगता है और सारे सुनकर हैरान थे। वो कहता है कि मैंने 5 साल जॉसन में रहकर ट्रेनिंग ली है। टेस्ट की तलाश में मैं दीवानों की तरह से घूमता था और एक दफा तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मुझे एक टेम्पल के मुखिया ने बचाया था। उसने मुझे जो सूप पिलाया था उसमें वो स्वाद था जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर मैंने 5 साल यहाँ रहकर यहाँ के 7 डिफरेंट बड़े टेम्पल्स में जाकर वहां से खाना पकाना सीखा है और ये डिश उन्हीं 7 टेम्पल्स के लंगर का मिक्सचर। टैंग ने जिस तरह से ये सारा कुछ बताया था उसने तो दिल ही जीत लिया था। लेकिन फिर भी योंजी कहती है कि चाहे तुम्हारी कहानी बहुत टचिंग है और तुम एक अच्छे स्वभाव के इंसान हो, लेकिन फिर भी हारने वाली मैं भी नहीं। अब उसके बाद योंजी का खाना प्रेजेंट किया जाता है और अब की दफा उसका खाना तो इतना टेस्टी था कि यूकुन वो अपनी भावनाओं को काबू में रख ही नहीं पाता। उसकी तो आंखों में आंसू ही आ गए थे। वो कहता है कि ये तो मेरे देश की सबसे स्पेशल डिश है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सिंपल सी डिश को इस अंदाज में भी बनाया जा सकता है। और वो उसकी इतनी ज्यादा तारीफें कर बैठता है। बाद में उसे रियलाइज तो होता है कि मैंने क्या कह दिया, लेकिन अब तो वो बोल चुका था। इतने में ये हियोन भी पूछता है कि यहाँ पे कुछ मीठा सा स्वाद आ रहा है, ये किस चीज का है, चीनी तो नहीं है। और योंजी बताती है कि डक को भूनने के बाद मैंने उसे वॉश किया था और वो था पंपकिन का जूस, जिससे इसमें ये टेस्ट आ रहा है। दोनों की डिशेस बहुत ज्यादा कमाल की थी और इतने में दोनों ही जजेस उनको पॉइंट्स देने लगते हैं। लेकिन ये रिजल्ट दिखाने से पहले ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या होगा वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।